Hello and welcome all. I, Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you for this video lecture on power engineering and refrigeration. This is a video lecture on first chapter internal combustion engine, and our today's topic is CRDI, means common rail diesel injection. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डीजल फ्यूल के सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे जो मॉडर्न कार्स में यूज किया जाता है, जिसे हम CRDI के नाम से जानते हैं। सेशन आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, द लर्नर विल बी एबल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, he will be able to describe the working of CRDI। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CRDI की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। Then we are going to learn about list the advantages of CRDI। तो हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे CRDI के, और आखिरी में हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, यानी CRDI इंजन में कौन से टाइप का फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर जाने से पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कन्वेंशनल फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो डीजल का फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है वो हमने पढ़ा था। हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था FIP के बारे में, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में। तो जो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा वो सिस्टम कन्वेंशनल सिस्टम है। अभी तक मैक्सिमम व्हीकल में वही फ्यूल सप्लाई सिस्टम यूज किया जाता था, पर उस सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस हैं, और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो सिस्टम को रिप्लेस किया गया CRDI के साथ। और जैसे जैसे नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि BS4 आया, उसके बाद अब BS6 इस अप्रैल 2020 से पूरे इंडिया में अप्लाई हो चुका है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है, जो मैकेनिकल फ्यूल सिस्टम है, जो कन्वेंशनल फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, ये ऑब्सोलेट हो चुका है, यानी ये आउटडेटेड हो गया है। तो इसीलिए अभी जो भी डीजल इंजन आएंगे उसमें आपको हमेशा CRDI सिस्टम ही दिखाई देगा। वैसे ये बहुत सालों से यूज में है, तो अभी भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिनमें आपको CRDI सिस्टम दिखाई देगा। बेसिकली इसका जो यूज है अभी वो लाइट मोटर व्हीकल्स यानी कार्स तक लिमिटेड है, पर जल्दी ही यही सिस्टम बड़े व्हीकल यानी ट्रक्स और बसेस में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखते हैं CRDI के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि CRDI सिस्टम क्यों डेवलप किया गया, यानी पुरानी जो सिस्टम, जो कन्वेंशनल मैकेनिकल फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, उसके क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहला लिमिटेशंस है कि ये जो सिस्टम था वो वर्क करता था इंजन की स्पीड पे, यानी इंजन की स्पीड के बेसिस पर ही वो काम करता है। यानी फ्यूल कितना सप्लाई करना है, हर एक वर्किंग साइकिल में कितना फ्यूल देना है, वो डिसाइड करने का काम सिर्फ एक फैक्टर पे होता था, इंजन स्पीड पे। और इसी के वजह से ये सिस्टम में एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं मिलती थी। बहुत सारे मूविंग पार्ट थे, आप देखिए ध्यान से, हमने लेआउट बनाया था, उसमें शुरुआत होती थी फ्यूल पंप से, फिर उसके बाद फ्यूल फिल्टर थे, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है। तो ये सारे मूविंग पार्ट है और सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे। देन लोअर फ्यूल प्रेशर एट लो इंजन स्पीड। अब अगर जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसका काम था कि फ्यूल का प्रेशर जनरेट करना, पर वो फ्यूल इंजेक्शन पंप खुद जो स्पीड है, जो पावर है, वो इंजन से लेता था। जब इंजन की ही स्पीड कम है तो ज्यादा प्रेशर तो जनरेट नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मैकेनिकल टाइप फ्यूल सप्लाई सिस्टम का। उसके बाद कंटिन्यूअस सर्विस की जरूरत पड़ती थी, पीरियोडिक सर्विस। आपको कंटिन्यूअसली फेजिंग और कैलिब्रेशन करना पड़ता था फ्यूल इंजेक्शन पंप का। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप की ये सर्विस हमेशा जरूरी है। फेजिंग मतलब उसकी टाइमिंग सेट करना,
कैलिब्रेशन मतलब फ्यूल का मीटरिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं वो देखना। तो इसीलिए पीरियोडिक सर्विस यानी रेगुलर सर्विस करना पड़ता था, जिसमें फेजिंग और कैलिब्रेशन एफआईपी का करना जरूरी होता है। देन ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, नया सिस्टम डेवलप करने की जरूरत पड़ी और नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं CRDI यानी कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। सो आगे देखते हैं CRDI किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे कि नाम है CRDI और नाम होता है कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको फुल फॉर्म पता हो CRDI इंजन का। देन इन कॉमन रेल सिस्टम द फ्यूल इज सप्लाइड टू इंजन अंडर प्रेशर विद इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड प्रिसीजन। ये सबसे जरूरी चीज है किसी भी सिस्टम के लिए। अभी कुछ वीडियो लेक्चर पहले हमने पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ा था, हमने MPFI सिस्टम पढ़ा था यानी मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है या कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग ECM बोलते हैं यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल उसमें क्या करता है, उसके साथ कुछ नंबर ऑफ सेंसर्स होते हैं। तो ये बहुत सारे सेंसर्स आपको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को इंजन की कंडीशन बताते हैं। यानी हमने वहां देखा था कि एक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है जो एयर का प्रेशर बताता है, एयर का टेम्परेचर बताने के लिए सेंसर होता है, इंजन की स्पीड कितनी है वो बताने के लिए सेंसर होता है, एक इंजन कूलेंट सेंसर होता है जो इंजन का कूलेंट यानी इंजन का टेम्परेचर कितना है वो बताता है। और ये सारे सिस्टम मिलकर एक इंजन की पूरी कंडीशन ECM के पास भेजते हैं। ECM क्या करता है, ये सारी कंडीशन को देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन लेता है कि उस वर्किंग साइकिल में कितना फ्यूल सप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, पहले जो पुराना वाला सिस्टम था जो हमने अभी देखा, फ्यूल सिस्टम यानी FIP डिसाइड करता था कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है और वो डिसाइड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंजन की स्पीड के बेसिस पे। पर यहां पर हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं और ये कॉमन डिसाइड होने की वजह से क्या होता है, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कितना फ्यूल चाहिए उतना ही फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं वो प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपके व्हीकल का फ्यूल इकोनॉमी यानी माइलेज वो इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ में इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाता है, तो माइलेज बेटर हो जाता है। और क्योंकि आपको जितने फ्यूल की जरूरत है आप उतना फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, तो उसके वजह से क्या होता है, ब्रेक पावर इंजन का जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारे फायदे मिलते हैं CRDI में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं तो इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई मैकेनिकल कंपोनेंट होता नहीं है और मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होने की वजह से वाइब्रेशंस नहीं होते, और वाइब्रेशन अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा होता है कि वियर एंड टियर नहीं होता और कंपोनेंट्स की लाइफ, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। एक और फायदा मिलता है, देन लीड्स हायर लेवल ऑफ इमिशन कंट्रोल पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन। तो ये तो हमने बताया कि एक्सेस में आपको पावर मिलेगा पर एमिशन कंट्रोल भी होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो नया एमिशन कंट्रोल सिस्टम आया है BS4 BS6 जब से लगा हुआ है, तो हमको ये टेक्नोलॉजी यूज करना कंपलसरी होते जा रहा है, क्योंकि उसका जो एमिशन नॉर्म्स है, जो लिमिटेशंस है एमिशन के लिए, जो एग्जॉस्ट गैसेस के लिए, वो बहुत कम है और कन्वेंशनल सिस्टम वो एमिशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसीलिए भी CRDI बहुत जरूरी हो चुका है और इसीलिए अब आपको हमेशा मैक्सिमम जगह पर CRDI सिस्टम ही देखने के लिए मिलेगा।
तो सबसे पहले देखते हैं सीआरडीआई के कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले होता है फ्यूल टैंक। यहाँ फ्यूल टैंक है, उसके अंदर एक फ्यूल पंप लगा हुआ रहता है और फिर ये फ्यूल पंप फ्यूल फिल्टर से कनेक्ट होता है। फ्यूल पंप, फ्यूल टैंक और ये फ्यूल फिल्टर, ये जो तीन कंपोनेंट है ये कन्वेंशनल सिस्टम में भी होते थे, पर यहाँ पे इसके बाद का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आता है हाई प्रेशर पंप और एक कॉमन रेल। तो ये दो कंपोनेंट सीआरडीआई सिस्टम में नहीं होते हैं। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर, ईसीयू एंड सेंसर्स की जरूरत पड़ती है हमको, और फ्यूल लाइन यानी ये फ्यूल सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइंस होती है वो। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक सीआरडीआई सिस्टम के अंदर। तो इतने कंपोनेंट्स हम लोग सीआरडीआई में यूज करते हैं। आगे देखेंगे सीआरडीआई का ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों यहां देखिए एक लेआउट दिखाई दे रहा है और ये लेआउट है सीआरडीआई इंजन के लिए। यहां शुरुआत होती है फ्यूल टैंक से। फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक में एक प्री फिल्टर होता है जो फ्यूल को फिल्टर करता है फ्यूल पंप में जाने से पहले। फिर ये जो फ्यूल पंप है इसका काम है यहां से फ्यूल को लिफ्ट करना और दूसरे हाई प्रेशर पंप तक सप्लाई करना। इसी के पहले एक फ्यूल फिल्टर होता है। अब क्योंकि ये सिस्टम बहुत हाई प्रेशर पे काम कर रहा है इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि फ्यूल पूरी तरह से फिल्टर हो और उसमें कोई भी इंप्योरिटीज ना हो। तो फ्यूल फिल्टर में यहां पर फ्यूल फिल्टर होगा और फिर ये फ्यूल जाएगा हाई प्रेशर पंप पे। तो एफआईपी की जगह ये हाई प्रेशर पंप होता है और ये हाई प्रेशर पंप क्या करता है, एक हाई प्रेशर जनरेट करता है फ्यूल के लिए। तो डीजल को हाई प्रेशर पे सप्लाई किया जाता है 800 बार से 1000 बार के आसपास के प्रेशर पे। तो यहाँ पे देखिए जो फ्यूल लाइन है उसका कलर रेड हो गया क्योंकि ये हाई प्रेशर लाइन है। यहाँ जो येलो कलर की लाइन दिख रही है वो लो प्रेशर लाइन है। ये फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल, यहां सप्लाई किया जाता है एक रेल को और इस रेल को बोलते हैं कॉमन रेल। कॉमन रेल इसलिए क्योंकि ये जो रेल है ये चारों इंजेक्टर को कनेक्ट रहती है। यानी ये 4 सिलेंडर इंजन के लिए है तो यहाँ पे 4 इंजेक्टर कनेक्ट होंगे इस रेल में। यहाँ ये पहला इंजेक्टर है जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बाकी के ये 3 लोकेशन है जहां पे 3 और इंजेक्टर कनेक्ट हो गए। तो ये जो रेल है ये एक तरह का पाइप होता है जिसको हम रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल स्टोर करके रखा जाता है और ये हाई प्रेशर फ्यूल हर इंजेक्टर के लिए कॉमनली सप्लाई किया जाता है। तो हर इंजेक्टर को सेम प्रेशर पर फ्यूल सप्लाई मिलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन रेल। तो उसके बाद ये हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो सप्लाई किया जाता है इंजेक्टर को। इंजेक्टर को हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई होगा और जब इंजेक्टर को ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेंगी, यहां से देखिए कनेक्शन लगा हुआ है इस तरह से। तो जब इंजेक्टर को सिग्नल आएगा तब ये इंजेक्टर ओपन होगा और फ्यूल सप्लाई होगा सिलेंडर को, और जैसे ही सिग्नल खत्म होता है फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा और जो एक्सेस फ्यूल है वो यहां से इस लाइन से वापस रिटर्न चले जाएगा फ्यूल टैंक के अंदर। तो इस तरह से ये कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल करने के लिए है कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, या कभी कभी हम इसको ईसीएम भी बोलते हैं यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को इनलेट आता है, इनपुट आता है बहुत सारे सेंसर से। तो यहाँ पे देखिए एसिलरेटर पेडल यानी एसिलरेटर आपने कितना ओपन किया है इसको बोलते हैं थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर। तो ये यहाँ से आपको मैसेज देगा कि कितना एयर अंदर आ रहा है। इंजन स्पीड सेंसर यानी क्रैंक से आपको पता चलेगा कि इंजन की स्पीड कितनी है। और कैम सेंसर से हमको पता चलता है कि टाइमिंग कितनी है, कब फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। और क्योंकि
प्रीसाइज अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई होता है, इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा मिलती है, पावर डेवलप बहुत अच्छा होता है और एमिशन यानी जो एग्जॉस्ट होता है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता और वो कंपैटिबल होता है हमारे नए एमिशन नॉर्म्स के साथ। आगे देखते हैं एडवांटेजेस कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला, सिस्टम इज सिंपल एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों देखिए, सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, एफआईपी नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं होगा, वियर एंड टियर नहीं होगा, तो मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग सिस्टम रहता है। देन नेक्स्ट, ओनली वन पंप इज सफिशिएंट फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। सिर्फ एक पंप हम लोग यूज कर रहे हैं तो फ्यूल इंजेक्शन पंप की जरूरत नहीं है, एक हाई प्रेशर पंप यूज है तो आपका जो इनपुट लगेगा इस सिस्टम को वो भी कम लगेगा। देन इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ आइदर कांस्टेंट लोड विद वेरिएबल स्पीड। सो कांस्टेंट लोड रहा तो वेरिएबल स्पीड पे भी सप्लाई मिल सकता है और वेरिएबल लोड विथ कांस्टेंट स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कंडीशन कैसी भी होने दो, स्पीड कम ज्यादा हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लोड कम ज्यादा हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिस्टम उसको भी हैंडल कर लेगा। देन वेरिएशन इन पंप सप्लाई प्रेशर इफेक्ट्स ऑल दी सिलेंडर इक्वली। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, फ्यूल पंप में अगर कोई भी वेरिएशन हो रहा है तो उसके सिलेंडर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कैसी भी कंडीशन होने दो, हर इंजन सिलेंडर को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलेगा और सेम प्रेशर पर सप्लाई मिलेगा। क्लियर? तो ये सारे एडवांटेजेस है। इसी के साथ हम लोग और एडवांटेजेस लिख सकते हैं कि जैसे इंप्रूव्ड पावर, तो पावर परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। देन डिसएडवांटेज, लीक इन द इंजेक्शन वॉल। तो ये एक प्रॉब्लम होता है इंजेक्टर के अंदर, तो अगर ये इंजेक्शन वॉल लीक हो रहा है तो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा जो है वो है कि एक्यूरेट डिजाइन एंड वर्कमैनशिप इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छी तरह से ये सिस्टम को डिजाइन करना जरूरी है और जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कंपोनेंट्स बहुत अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर्ड किए जाने चाहिए, यानी बहुत प्रिसीजन के साथ में, क्योंकि हाई प्रेशर है और आपको प्रिसाइज सिस्टम चाहिए, तो इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। आगे देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कॉमन रेल है और फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल वहां पर अवेलेबल है, पर आखिरी का जो काम है, जो फ्यूल सप्लाई करने का काम है, वो फ्यूल इंजेक्टर को करना है। इंजन सिलेंडर में फ्यूल सप्लाई करने का काम फ्यूल इंजेक्टर करेगा। फ्यूल का जो ऑटोमाइजेशन है यानी जो स्प्रे है वो भी फ्यूल इंजेक्टर को करना है, तो इसीलिए फ्यूल इंजेक्टर बहुत जरूरी कंपोनेंट हो जाता है। यहां पर फ्यूल इंजेक्टर के काम क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड। तो सबसे पहला है टू ऑटोमाइज द फ्यूल टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट। जहां तक जरूरत है वहां तक फ्यूल को सप्लाई करना और उसको ऑटोमाइज करना, यानी उसको वेपराइज करना, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर फ्यूल वेपराइज नहीं होगा तो एयर के साथ में मिक्स नहीं होगा, और अगर मिक्स नहीं होगा तो अच्छी तरह से कंबशन पॉसिबल नहीं है और उसकी वजह से एमिशन बढ़ेगा और पावर सप्लाई कम होगा। देन टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूल सच दैट देयर इज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। तो जो मैंने अभी कहा कि अच्छी तरह से फ्यूल को स्प्रे करना है ताकि वो एयर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो। टू स्टार्ट एंड स्टॉप फ्यूल इंजेक्शन इंस्टेंटेनियसली। ये बहुत जरूरी चीज है कि फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट भी फुल स्पीड के साथ होना चाहिए और स्टॉप भी एक बिल्कुल इंस्टेंटली होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि स्पीड फ्यूल इंजेक्शन शुरू हुआ और फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इंस्टेंटली स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। तो ये फ्यूल इंजेक्टर के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, ये उसके फंक्शंस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप्स देखते हैं। दो टाइप के फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्टर, जिसका यूज आजकल बहुत लिमिटेड हो गया है। ये
कन्वेंशनल सिस्टम में ही यूज होता है, पर CRDI जो अभी हमने पढ़ा वहां पर हम पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करता है और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसका यूज करके हम लोग इस फ्यूल इंजेक्टर को ऑपरेट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। आगे देखते हैं पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि नाम है, अ पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर आर यूज्ड इन कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर है ये भी इलेक्ट्रॉनिक है और CRDI सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होने की वजह से इस सिस्टम को भी या CRDI में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर ही यूज करते हैं। Pressurized fuel is also sent to top of the needle, the force from which keeps the needle closed. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेशराइज्ड फ्यूल सप्लाई किया जाता है। कॉमन रेल से हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजेक्टर को, और यहाँ पर एक नीडल होती है जो प्रेशराइज्ड फ्यूल सप्लाई करने की वजह से बंद होता है। यानी फ्यूल इंजेक्टर तक तो फ्यूल आता है लेकिन आगे सप्लाई नहीं होता। उसके बाद यहां पर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है जो इस वॉल को ओपन और क्लोज करता है। तो नीडल वॉल होती है जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने के काम में आती है। तो जब तक ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल ये नीडल वॉल पर फोर्स अप्लाई करते रहेगा तब तक आपका पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर फ्यूल सप्लाई करेगा। जैसे ही हमने ये प्रेशर अप्लाई करना बंद कर दिया तो ये वॉल बंद हो जाएगा और फ्यूल सप्लाई रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई है वो यहाँ पर आएगा। तो हाई प्रेशर फ्यूल यहाँ पर हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ये कंट्रोल वॉल है, ये कंट्रोल वॉल नीडल वॉल रहता है, यहाँ पर ये हमेशा बंद कंडीशन में रहता है। और जब फ्यूल हाई प्रेशर रहता है तो ये फ्यूल का जो हाई प्रेशर है इस नीडल को बंद रखता है। तो ये बंद होने की वजह से क्या होगा, फ्यूल आगे सप्लाई नहीं होगा। यहाँ एक नोजल लगी हुई रहेगी जो फ्यूल को सप्लाई करता है फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक एम्पलीफायर होता है जो फ्यूल के प्रेशर को और इंक्रीज करने के काम में आता है। और सबसे जरूरी काम है ये है पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। तो ये पीजो एक्चुएटर जो होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी लेयर्स दिख रही है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बहुत सारी लेयर्स, चिप्स फॉर्म की जाती है जो यहाँ पर अरेंज की जाती है जिससे कि ये सिस्टम काम करता है। तो जैसे ही ये एक्चुएटर डी एनर्जाइज हो जाएगा वैसे ही फ्यूल का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। आगे देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एक पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर है। यहाँ ये जो कलर मैकेनिज्म दिख रहा है ये है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जब भी पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग पीजो क्रिस्टल को, so they alter their structure is less than thousands of second by slightly। so यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ चिप्स अरेंज की हुए हैं हमने। यहाँ पे ये वेपर्स, बहुत सारे बिल्कुल पतले पतले चिप्स होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के जो एक के ऊपर एक अरेंज किए हुए जाते हैं। जब हम लोग फ्यूल सप्लाई करते हैं, जब ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को ECM सिग्नल भेजेगा यानी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगा तो ये एक्सपांड होंगे, और ये एक्सपांड होंगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होने के बाद ये नीडल को नीचे ढकेलेंगे। नीडल नीचे ढकेलेगी तो ये वॉल ओपन हो जाएगा, और ये नीडल वॉल ओपन हो गया तो जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो सप्लाई हो जाएगा फ्यूल इंजन सिलेंडर को। और जैसे ही ये सप्लाई हमने बंद कर दिया तो ये पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, और अपने शेप में आने की वजह से क्या होगा, ये फ्यूल इंजेक्शन
बंद हो जाएगा, यानी ये नीडल वॉल बंद हो जाएगी और फ्यूल इंजेक्शन बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो होता है 1 सेकेंड में हजारों बार ये प्रोसेस हो जाती है, और इसके वजह से क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स में जो फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर में सप्लाई होता है। तो आगे देखते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सीआरडीआई। तो सीआरडीआई की वर्किंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसी के लिए साथ में एक लेआउट ड्रॉ कीजिए और फिर इस सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। देन लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ सीआरडीआई। तो एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। और लास्ट में एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर। तो इस 3 क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स को फॉलो कीजिए और ये 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और उसको सबमिट कीजिए। So finally, we come to the summary of this video lecture. So in this video lecture, we have learned about limitations of diesel injection system. So diesel injection system जो conventional डीजल इंजन सिस्टम है, मैकेनिकल डीजल इंजेक्शन सिस्टम है, उसके क्या लिमिटेशंस है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीआरडीआई सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा पीजो इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। तो ये थी समरी इस पूरे वीडियो लेक्चर की। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीजल इंजन के एमिशंस के बारे में। सो डीजल इंजन में क्या क्या एमिशंस होते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।